चुनावी साल है और मिशन 23 का संग्राम फतह करना मकसद। जाहिर है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए समाज के हर वर्ग का साथ चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सभी वर्गों को अपने अपने तरीके से साधने में जुटे हैं। बीजेपी राज्य के अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए सम्मेलन की राह पर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा रायपुर में सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं समेत प्रदेश के सभी जिलों से मोर्चा के लगभग 2000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। लेकिन बीजेपी के सम्मेलन से पहले ही इसे लेकर के सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सम्मेलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। मुंह में राम बगल में छुरी, आप जहर क्यों उगलते हैं? सम्मान करिए, अच्छी बात है, लेकिन दिल से करिए। तो वहीं सियासी निशानेबाजी में बीजेपी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि वो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ती है। ये तो भूपेश बघेल जी पर लागू होता है। लगातार पलटू राम की तरह पलटते रहते हैं। वादा किए घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में, उससे मुकरने का काम और बार बार ये करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर काम करती है। देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की और बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता का सिंहासन हथियाने के लिए बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। पार्टी हर वो तरीका अपना रही है जिसके जरिए मिशन 23 के संग्राम में विजय हासिल की जाए। अल्पसंख्यक सम्मेलन को भी इसी कवायद से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सम्मेलन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सत्ताधारी दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हर वर्ग को साधने में जुटे हैं। बीजेपी राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन करने जा रही है, तो वहीं इस सम्मेलन को लेकर के अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सम्मेलन को लेकर के बीजेपी पर निशाना साध रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। मुस्लिम वोटों पर क्यों बढ़ा बीजेपी का फोकस? क्या उदार छवि पेश कर रही है बीजेपी? बीजेपी के मुस्लिम प्रेम पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों? क्या अल्पसंख्यकों को साधने में कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? तो इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं RP सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री चंद सुंदरानी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, क्या कहा जाए कि अचानक से बीजेपी का जो फोकस है वो अल्पसंख्यकों पे क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके दो मूल कारण है दिव्यांशु। पहली चीज तो इन लोग सभी के ही, चाहे वो SC वर्ग हो, ST वर्ग हो, OBC वर्ग हो, सब पे फोकस कर रहे हैं। अब ये नीचे धीरे धीरे ये जो है माइक्रो लेवल पे हो जा रहे हैं। अल्पसंख्यक के जितने हमारे यहाँ वोटर्स है, लगभग 8-10 2011 की जनगणना के अनुसार 8 से 9% जो है माइनॉरिटी के वोटर्स है, जो अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 18 से 19 लाख वोट होते हैं। लेकिन 2011 की जनगणना, ये भी आगे बड़े भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वो गोलबंदी करती है, वो 80-20 की जो गोलबंदी करती है, उसमें वो हमेशा से उन 20 लोगों को वैसे भी काउंट नहीं करते कि एक समुदाय को वो छोड़ देते हैं जी। हकीकत ये कि वो 80% की गोलबंदी करके उसमें 40-45% लेके वो कोशिश करती है कि हम एक गोलबंदी करके आ जाए। वही 20% को छोड़ के वो हमेशा, मतलब कुल मायने, अगर सही मायने में कहे तो मुस्लिम वर्ग जिस पे आज बातचीत हो रही है, मुस्लिम वर्ग हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो एक सैलरी और तनख्वाह के रूप में होता है जी। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बोनस के रूप में होते हैं। अगर कुछ परसेंटेज वोट अगर कन्वर्ट होके आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वो बोनस के रूप में उसको वो लेती है। वही
कांग्रेस के वो तथाकथित वोटर्स है, शिफ्टिंग वोटर्स है, एक वो चाहती है कि कुछ फ्लोटिंग वोटर्स जो है वो मुस्लिम समुदाय के वो इस तरफ कन्वर्ट हो जाए, और उसी कोशिश में लगी रहती है। 1.75 के आसपास जो मुस्लिम वोटर परसेंटेज है वो उनको आकर्षित करने का इनका प्रयास रहता है, हमेशा से प्रयास रहता है। और खैर भारतीय जनता पार्टी जो है जिनको छोड़ उन्होंने, उनका मुस्लिम मंच भी है, आरएसएस की उनकी एक शाखा भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी उनके लिए काम करता है, उनके लिए अलग उनकी अनुषंगिक संगठन है, तो तमाम तरीके से वो आकर्षित करने की कोशिश करती है। ये उसी का प्रयास है, सभी वर्गों को वो साध रही है, अब अल्पसंख्यक को साध रही, तो सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत वो इस पे काम कर रहा है। चलिए ठीक है, ठीक ठीक, बड़ी अच्छी बात आपने कही, जो ये बोनस और सैलरी वाली बात कही है। चलिए ठीक है, मैं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास जाना चाहूँगा। सुंदरानी जी, जो बात अभी उच्च शर्मा जी ने कही है कि कांग्रेस के लिए तो सैलरी की तरह है लेकिन आपके लिए बोनस की तरह से है, तो ये बड़ी एक एनालॉजिकल तरीके से उन्होंने एक कंपैरिजन जैसा उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, वो बात अपनी कह पा रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बाइट अभी हमने सुनी, वो कह रहे थे कि नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी और इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी, तो मुंह में राम बगल में छुरी किन के है? हमेशा राम राम जपते हैं लेकिन राम से उनका दूर दूर तक का वास्ता नहीं। जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, और यहाँ कौशल्या माता की बात करते हैं, राम वन गमन मार्ग की बात करते हैं। उनके पिताश्री हमेशा राम के बारे में जो बातें कहते हैं वो जग जाहिर है, इसीलिए ये कहावत उन्हीं पे लागू होती है, मुंह में राम बगल में छुरी। अब दूसरी बात पे आ जाए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। आज अल्पसंख्यकों का अगर हम सम्मेलन करने जा रहे हैं राजनीतिक दल होने के नाते, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है सभी समाजों को साथ में लेके चलना। किसी भी देश में, विशेषकर भारतवर्ष में, कभी भी कोई एक समाज या एक संप्रदाय के लोगों को साथ में लेके चलना उचित नहीं होता। सारे धर्म, सारे समाजों को साथ में लेके चलना ही एक राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। और हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, सभी को बराबर बराबर का अधिकार है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं। तो कांग्रेस पार्टी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अगर अल्पसंख्यकों का कोई कार्यक्रम कर रही है, सम्मेलन कर रही है, और चुनाव में तो निश्चित रूप से चुनाव, क्या हमारा तो अल्पसंख्यक मोर्चा है, लगातार 5 साल चुनाव ही नहीं, बीच बीच में कई प्रकार के कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चे के होते रहते हैं। ये भी एक चुनाव के समय का सम्मेलन है, इसलिए कांग्रेस की पेट में दर्द है। वरना अल्पसंख्यकों में जितनी पैठ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई ली है, इससे कांग्रेस पार्टी को अपना आधार खिसकता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। आरपी सिंह जी, जो बात सुंदरानी जी कह रहे हैं कि वो अगर सम्मेलन करने जा रहे हैं तो उससे आपको क्या तकलीफ है, बताइए। हमें कोई तकलीफ नहीं साहब, हम तो चाहते हैं ऐसे सम्मेलन वो रोज करें जी। हम तो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के मित्र देते नहीं है। पहला सवाल तो यही है कि आप 15 साल यहाँ सत्ता में थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के आपने कितने सम्मेलन किए? किसी एक सम्मेलन का नाम मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, जो इनके जमाल अहमद जी हैं, वो छत्तीसगढ़ आए तब इस प्रदेश की जनता और खासकर भाजपा से जुड़े हुए अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने जाना कि इस नाम का कोई आदमी भी है जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात, मोदी जी की सरकार आने के बाद इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है किसी से कुछ छुपा नहीं। आपके दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप इंटरनेट उठा के गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा नफरत के दंगे अगर कहीं हुए हैं पूरी दुनिया में तो हिंदुस्तान में हुए। 84 बार 2022 से इसकी रिपोर्ट है कि 84 बार इंटरनेट को बाधित किया गया है, जो कि हाईएस्ट है। किसी आतंकवादी राष्ट्र में भी 84 बार एक साल में इंटरनेट बंद नहीं किया गया। हालिया घटना आपने देखी होगी हरियाणा की मेवात, मुंह में क्या हुआ, जानबूझकर नफरती बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों ने वीडियो फैलाए, और भी इनके 2-4 उत्पाती लोग हैं, उनके वीडियो वायरल हुए, जानबूझकर वहां दंगा हुआ, पुलिस के सामने गोलियां चलाई जा रही थी और पुलिस चुपचाप हाथ बंद के खड़ी थी। और उसके बाद 1200 से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के मकान ढहा दिए गए। क्या भारतीय जनता पार्टी
के एक भी नेता का बयान है? मैं तो धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया और उस पर रोक लगाई, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिन 2 जजों की बेंच ने मकान के तोड़ पर रोक लगवाई थी, 24 घंटे में उनका तबादला हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है। अरे मैं तो श्रीचंद जी से पूछना चाहता हूं, भाई 15 साल आप सत्ता में रहे, अल्पसंख्यक वर्ग से किसी एक आदमी को इस लायक भी आपने नहीं समझा कि विधानसभा का टिकट दे दें? क्यों? आपने अल्पसंख्यक वर्ग के किसी एक आदमी को इस लायक भी नहीं समझा कि राज्यसभा भेज दें? आपने उस वर्ग के एक आदमी को इस लायक नहीं समझा कि लोकसभा का टिकट दे दें? उस वर्ग के एक आदमी को इस लायक नहीं समझा कि महापौर बना दें कहीं का? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। जब चुनाव आता है तो बोलते मुसलमानों को मित्र बनाएंगे, उसका नाम रहेगा मोदी मित्र, और चुनाव खत्म हो जाता है तो कहते पाकिस्तान जाओ। तो साक्षी महाराज सही है कि श्रीचंद सुंदरानी जी सही है कि मोहन भागवत बोलते हैं कि मुसलमानों के बिना भारत का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, चुनाव खत्म होता है तो एतबार लगाओ इनको। तो पहले तय कर लीजिए दरअसल हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सिर है, जैसे रावण के 10 सिर थे वैसी भारतीय जनता पार्टी के 10 सिर है। जिसको जो अच्छा लगता है उस मुंह से वो बुलवाया जाता है। हिंदू मुस्लिम प्रेम, ये चेहरा। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा दो, ये चेहरा। मुसलमानों को उठाकर समुद्र में फेंक दो, ये चेहरा। मुसलमानों का घर तोड़ दो, ये चेहरा। तो 10 चेहरे हैं इनके पास। आदमी जिसमें बहल जाए वैसी बात कह देते हैं। सच्चाई यह है कि इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले श्रीचंद जी ये बता के जाए मुझे कि अब जो इनकी टिकटें बची हुई हैं 69, उसमें से कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट देंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि जो टिकट बचे हुए उनमें से कितनों को देंगे। चलिए ठीक है, सुंदरानी जी से मैं पहले रिएक्शन ले लूं, फिर वापस आऊंगा उचित जी के पास। जी सुंदरानी जी बोलिए। सिंह जी मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आरपी सिंह से सवाल करता हूं कि क्या रायपुर से कौन चुनाव में उम्मीदवार होगा, बता पाएंगे चारों सीटों से? जो मुझसे पूछ रहे हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, लोगों को टिकट देने वाले संख्या बता दीजिए। आरपी आप कंफर्म नाम ले लीजिए, 4 कौन से कैंडिडेट होंगे रायपुर शहर में। आप रायपुर शहर से हैं आदरणीय आरपी सिंह जी, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीकी हैं। आप 4 नाम बता दीजिए कि इनको पक्का टिकट हम दे रहे हैं। तो मैं तो उस लायक नहीं हूं, मैं उस हैसियत का नेता भी नहीं हूं कि मैं आपको संसदीय बोर्ड की बात बता दूं या मेरे को जानकारी हो कि किसको कहां से टिकट मिल रहा है, कितने किसको मिल रहा है, किस समाज को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप तो मेरे से ज्यादा पकड़ रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीकी नेता हैं आप, प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। आप बता दीजिए रायपुर शहर के आपके 4 उम्मीदवार कौन होंगे? चलिए ठीक है, उम्मीदवार कौन होंगे ये तो तय करना बाद की बात है। जो बात अभी जो 84 वाली बात वो बोल रहे थे कि 84 बार जो इंटरनेट बंद हुआ है दंगों पे लगाम लगाने के लिए, उस पर कुछ कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए, कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, राज्य की सुरक्षा का मुद्दा होता है। कहीं पे अगर कोई तनाव की स्थिति है और इंटरनेट बंद करने से तनाव समाप्त होता है आपस में, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस शासन में भी होते रहा है और हमारे शासन में भी होते रहा है। कभी भी सरकार का ये कर्तव्य होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, कहीं किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, उसकी जान माल की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए सरकार समय समय पे अलग अलग प्रकार के कदम उठाती है। ये कोई नई बात तो नहीं है, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जान माल की सुरक्षा करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी यही नियत रहती है कि हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा की जा सके, अफवाहें न फैले। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं उचित जी के पास जाना चाहूंगा, फिर वापस आपके पास आऊंगा। आरपी जी, उचित जी, क्या ये कहा जाए कि ये जो सम्मेलन होने वाला है, ऐसा करके बीजेपी अपनी एक उदार छवि को पेश करने की कोशिश कर रही है? वो तो कोशिश करती है, राजनीतिक कोशिश है उनकी, पॉलिटिकल प्रयास है, कोशिश करती है। वो दोनों ही बातें, वो मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि वो दोनों ही बातें करती है। प्रज्ञा देवी से कुछ बुलवा लेते हैं, हम अपना चेहरा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी दोनों ही बातें होती है। अब आरपी जी कैसे भूल गए कि यूपी में कितने लोगों को पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट दी, वो भी पूछना चाहिए था। एक सवाल पूछा जा सकता है सुंदरानी जी से। तो वही ये चीजें दिखाई कुछ जाती है, हकीकत में कुछ रहती है। धर्म को लेके बातें होती, धर्मांतरण को लेके बातें है, दंगे को लेके बातें होती। होता ये कि ये सब चीजें के पीछे एक राजनीतिक सोच और प्रयास रहता है। और ये अल्पसंख्यकों की हम बातें जरूर करते हैं, अल्पसंख्यकों को बहुत मानते हैं,
अल्पसंख्यकों को बहुत मानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं मानते। उनको हकीकत ये कहे कि उनके लिए ना तो केवल एक वोट और कमोडिटी के रूप में हम उनको राजनीतिक पार्टियां उनको लेती है। ये हकीकत है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे जैन समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, बौद्धिस्ट हो, ईसाई समुदाय हो, हम उनको एक कम्युनिटी बस मान लेते हैं, वोट देते रहे, ठीक है, हम आपके लिए आयोग बना देंगे, लेकिन हकीकत में जो उनकी मांगे है, जो विकास है, जो बातें हैं, वो होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप मुस्लिम, ये हम 80-20 की लड़ाई में आ जाते हैं। उसके अलावा भी बाकी लोग हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी है, उनका अपने इश्यूज है, सिख है उनके अपने इश्यूज है, जैन के अपने इश्यूज है, वो हम उस पर चर्चा नहीं करते। बात हिंदू मुस्लिम पे अटक जाती है, 80-20 पे अटक जाती है, बात दंगों पे फिर कवर्धा चली जाती है, फिर धर्मांतरण चले जाते हैं। तो बाकी की समस्याएं गौड़ हो जाती है केवल हम 80-20 और इस गोलबंदी के लिए। आप 15 साल में, 5 साल में चुनाव के वक्त ये आप एसटी सम्मेलन करते, एससी सम्मेलन करते, अल्पसंख्यक आयोग, तो ये चुनाव के वक्त सब ख्याल आएंगे, यहां तक कि आखिरी माइक्रो लेवल तक। अभी जब इनकी बातें होंगी तो इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये थर्ड जेंडर तक आएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव के समय ही क्यों याद आती है। चलिए ठीक है, आरपी सिंह के पास मैं जाना चाहूंगा। आरपी जी, जो बात अभी उचित जी कह रहे थे कि जब ये अल्पसंख्यकों की बात आती है तो मामला 80-20 पे आकर के अटक जाता है। क्रिश्चियंस भी तो हैं, सिख भी तो हैं, जैन भी तो हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी के लिए स्थान जी। हम इसीलिए अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सर्वधर्म समभाव। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये धर्म बुरा है, ये कर। आप याद कीजिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि जो सच्चा हिंदू होता है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो हम तो उनके वंशज हैं। दूसरी मजेदार बात, जब आपने श्रीचंद भाई से पूछा कि हिंदुस्तान में 84 बार इंटरनेट बंद किए गए, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है, आतंकवादी देशों में भी 84 बार इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। तो इन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए, मैं आपसे सहमत हो जाता हूं। तो 2014 से पहले 84 बार इंटरनेट बंद करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी थी? मतलब देश अभी जिन हाथों में है वो सुरक्षित नहीं है, देश असुरक्षित हाथों में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी रगे हुए सियार के समान है। थोड़ा सा आप इसको टटोलेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आती है। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। 2022-23 में जी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार का बजट था 5020 करोड़ रुपया, और अल्पसंख्यक वर्ग से इनका प्यार इतना बढ़ जाता है एक साल में कि वो 23-24 में घट के हो जाता है 3097 करोड़ रुपया। 2000 करोड़ रुपए का बजट खत्म। अल्पसंख्यकों से इतना प्यार, और चुनाव सिर पे आ गया तो अल्पसंख्यक समाज का सम्मेलन हो रहा है। दरअसल पुरानी कहावत है कि छाती लगी फटने तो खैरात लगी फटने। अभी देखा आपने 200 रुपया सिलेंडर कम हुआ है। मेरी बात को आप यकीन पर रख लीजिएगा, दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे। और 5 राज्यों में हरा दीजिए, 2014 के रेट में पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर मिलेगा। यही सिलेंडर 400 रुपए का मिलेगा। बस 5 राज्यों में हराने की जरूरत है। तो ये जो चुनावी इनका खेल है वो सब जान गए। 10 साल जनता को जागृत होने के लिए बहुत होता है और किसी बात का कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे उचित शर्मा जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये गोल पोस्ट चेंज करते हैं। आप अगर इस मुद्दे पे बात करेंगे तो भाग जाएंगे धर्मांतरण पे। आप धर्मांतरण पे जाकर रिकॉर्ड दिखाएंगे, सबसे ज्यादा चरमन सिंह की सरकार में बने थे, वो वहां से खूब चले जाएगा आदिवासी की तरफ। आप आदिवासी की बात करेंगे तो बोलेंगे वनवासी हैं। ये गोल पोस्ट चेंज करने वाले लोग हैं, और 9 साल का समय बहुत होता है। अब जनता उग चुकी है, पक चुकी है, इनके खेल को समझ चुकी है। चलिए ठीक है, सुंदरानी जी कुछ कहेंगे आरपी जी की बात पर? देखिए, आरपी सिंह जी जो भी बातें कर रहे हैं ना, वे एक उनका नैतिक धर्म है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस नाते ये बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता को मानती है। सर्वधर्म समभाव की बात कांग्रेस पार्टी जरूर करती है, लेकिन सर्वधर्म समभाव पे इनका कतई विश्वास नहीं रहता। ये हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हैं। इनके अभी सहयोगी का जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री हैं, क्या बयान दिया, और उसके सपोर्ट में कांग्रेस के नेता किस प्रकार के बयान करते हैं। ये कोई धर्मनिरपेक्ष नेताओं के बयान है क्या? सनातनियों को समाप्त करो, और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। तो इनकी बातों पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और हम इनके सर्टिफिकेट की भी हमको आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी एक दल है, राष्ट्र के प्रति समर्पित, चाहे वो किसी भी समाज के लोगों
किसी भी धर्म के लोग हों, हम किसी समाज या किसी धर्म के प्रति नफरत नहीं फैलाते। जो इस भारत माँ को माँ कहे वो हमारा साथी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोगी है। हम उनका साथ भी लेते हैं, उनको साथ भी देते हैं। 6 लोगों को लाल बत्ती की गाड़ी हमने दिया रमन सिंह जी की सरकार में। 6 मुस्लिमों को हमेशा लाल बत्ती की गाड़ी मिलती थी, आयोग निगम के अध्यक्ष बनते थे। कितने लोगों को कांग्रेस ने दिया? कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों को वोटर समझा। भारतीय जनता पार्टी वोटर नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी उनको नागरिक मानती है, देश का अंग मानती है। ये तो वोटर के समान यूज करते रहे अल्पसंख्यकों को। कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे क्या दिया अल्पसंख्यकों को? ये बात कितनी भी कर लें, शोषण जितना अल्पसंख्यकों का कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना कोई नहीं किया। धीरे धीरे अल्पसंख्यकों को ये बात समझ में आ रही है कि उनकी असली हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में भी जुड़े हुए हैं। आने वाले चुनाव में देखिएगा अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आते हैं कि नहीं आते। चलिए ठीक है जी। आरपी जी कुछ कहेंगे सुंदरानी जी की बात पर? मैंने कहा ना, बीजेपी का हर प्रवक्ता, हर नेता, हर कार्यकर्ता बड़ी सफाई से ट्रेंड किया जाता है। गोल पोस्ट चेंज कर दी, मुख्य मुद्दे पर बात मत कीजिए, गोल गोल सारी बातें कीजिए। आप इतने ही हितैषी हैं, मैं फिर पूछता हूं 90 में से कितने विधानसभा टिकट आप देने वाले हैं बता दीजिए। हमारे यहाँ तो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं मुस्लिम समाज से। आरपी जी ये सुंदरानी जी कैसे बता पाएंगे कि कितने टिकट मिलेंगे? ये वो कैसे बता पाएंगे, आप बताइए। अरे संख्या तो बता सकते हैं, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, कुछ तो बता दो। 15 साल वो ये भी नहीं बता पाएंगे। जी जी बोलिए। साल आपने क्यों नहीं दिया ये बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है आपके समाज को कितनी टिकट देने वाले हैं? आप ब्राह्मण समाज को कितनी टिकट देंगे? सिंधी समाज को कितनी देंगे ये बता दो यार। दीजिए, हम सब साथ रहेंगे। आरके सिंह जी सिंधी समाज को कितनी टिकट देंगे बता पाएंगे आप? पूरे खेल को समझिए, पूरे खेल को समझिए जी। इनके लिए मुस्लिम सिर्फ वोटर है। अगर वोट मिल जाए तो भला, उचित भाई ने कहा ना, वो बोनस है। आपने वोटर जैसा उपयोग किया है मुसलमानों का। मुसलमानों का जितना शोषण आपके शासन में हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं। आज तो मुस्लिम पढ़ने लिखने लग गया, मुस्लिम आगे बढ़ने लग गया। आपने तो उनको पंचर बनाने वाला और वो कबाड़ का काम करने वाला बना के रखा था। लेकिन सुंदरानी जी भाषा की थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें। आपने 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को कहीं न कहीं बराबरी का दर्जा दिया है। चलिए ठीक है, ठीक। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आरपी जी। अरुण साहु जी ने बयान दिया कि प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी काल्पनिक मानती है। हमारे विधि विभाग ने इनको लीगल नोटिस भेजा हुआ है, 6 महीने से ऊपर हो गया है। आपके माध्यम से श्री चंद जी को बता देता हूँ, याद दिला दीजिएगा। हिम्मत हो तो जवाब दे देंगे, हम कोर्ट में खींच देंगे। चलिए ठीक है, आज बोला आपने बोला, बाकी लोग समझा दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। उचित जी इस बात को फैलाने की कोशिश की तो अब हमारा ठीक है। उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। उचित जी निकल के आते हैं कि राम को नहीं मानते, कोर्ट में उन्होंने ऐसी दलील दी, लेकिन 2023 में तो भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में वही दलील दी। सवाल ये है कि आप अगर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन अभी हुए हैं। आप संविधान को, जिसमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं, उसमें आप अध्यादेश ले आते हैं, आप नाम चेंज करते हैं। तो क्या आप संविधान को नहीं मानते? हम ये मान ले, अगर आप जो तर्क आप दे रहे हैं कि वो राम को नहीं मानते, वही हम अगर आपको तर्क दे रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मानते, अध्यादेश ले आते, तो ये तर्क सही होगा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। आप संविधान को मानते हैं, वो राम को मानते हैं, इसमें ऐसे कोई, आप किसी अच्छे के लिए कोई चीज बात होती तो वो तर्क जो आप बोल रहे हैं कि राम को नहीं मानने वाला, वो तर्क तो भाजपा ने भी दिया है 23 में सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सही कहा। उसमें क्या बात होगी? सही बात है, सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो बिल्कुल सही कहा उचित जी ने कि आप राम को माने, अल्लाह को माने, जीसस को माने या किसी भी अन्य ईश्वर में आस्था रखें, क्योंकि जो संविधान है वो सर्वधर्म समावेशी है। सभी को अपने अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का, आस्था रखने का अधिकार देता है। तो बीजेपी जो सम्मेलन करने वाली है उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को इस सम्मेलन का वास्तव में फायदा मिल पाएगा या नहीं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।